अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये बहस हमेशा रही है कि क्या सियासतदानों की किसी भी ग्राउंड पर ताहयात नाअहलियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस डिबेट को सेटल करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो फैसला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया था कि जो कानून साजी पार्लियामान के फ्लोर से होगी वही तसव्वुर की जाएगी कि वो पार्लियामान का इख्तियार है। अब अगर इस बुनियाद पर हम ये इस केस को रिव्यू करें जो कि ताहयात नाअहली का केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर आज के दौर में कायदे आज़म भी होते तो शायद वो नाअहली का शिकार हो जाते। इस किस्म के यार्ड स्टिक्स हमने तय किए हुए हैं। तो इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल था इसमें पार्लियामान की तरफ से ये फैसला किया गया था कि नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। अब इस पर यह आर्ग्यूमेंट अलग है कि इसका फ़ायदा बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी होगा, जहांगीर तरीन साहब का केस भी इसमें शामिल है। लेकिन अलमिया यह है कि जब ये फैसला किया गया कि ताहयात नाअहली नवाज शरीफ साहब की हो जाएगी, तब भी तनकीद हुई फैसले के ऊपर। तब भी कहा गया कि ताहयात नाअहलियाँ नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम से लीडरशिप को बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं कि अगर नाअहली की मुद्दत 5 साल तय होती है तो फिर इसमें भी एक शख्सियत को फ़ायदा मिलेगा। इस ट्रेंडिंग कल्चर से नुकसान ये होता है कि हर अदालती फ़ैसला आने से पहले ही कुछ कुव्वतें कह लीजिए, कुछ एलिमेंट्स कह लीजिए, सोशल मीडिया पर ये कोशिश करते हैं कि उसको पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। अब देखना यह है कि इस फैसले में फाइनल वर्ड किसका जो है वो प्रिवेल करता है। क्या 5 साल तक ये मुद्दत तय होती है या फिर ताहयात ही रहती है। लेकिन इसके अलावा जो अहम डिबेट है वो इलेक्शन पर भी है, और वो डिबेट ये है कि JUI फे की तरफ से रिपीटेडली ये सुनने को मिलता है कि इंतखाबात जो हैं वो थोड़े से डिले हो जाते तो बेहतर था, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। और इसका जो बेसिस है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो बताई जाती है वो कि उनके लीडरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके काफिलों पर हमले हो रहे हैं और उनके जलसों में हो रहे हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि अगर कुछ दिन आगे चला भी जाता इंतखाबात का ये अमल तो कोई इतना बड़ा उसमें एतराज़ नहीं था। इस पर मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो मौलाना साहब गिला यही करते दिखाई दे रहे हैं कि पुरान माहौल अगर पंजाब में मिल रहा है तो दूसरे सूबों में वो सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन हमें चाहिए लेकिन इस सूरत हाल में नहीं चाहिए। इसी पर हम बात करते हैं। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। बताइएगा, बहुत से लोग अक्यूज़ करते हैं JUI को कि वो इलेक्शन के प्रोसेस को सबुटाज करना चाहते हैं, डिले करवाना चाहते हैं। पहले ही इंतखाबात इतनी ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं कि होने 2023 में चाहिए थे लेकिन 24 आ गया, अब तक नहीं हुए। तो आप इसमें भी डिले चाहते हैं, क्या इसका रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि अगर अमन व अमान की सूरत हाल को देखें तो एक तवील अरसे से वो तो इतनी आइडियल नहीं रही पाकिस्तान में। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि JUI इंतखाबात को मुलतवी करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि वो गलतफहमी में मुब्तला है और JUI के बयानिए से उनको आगाही नहीं है। 2018 के धांधली के बाद हम मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, और फिर PDM बनी तो उसमें भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन होनी चाहिए। फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, उस मौके पर भी हमने कहा कि फितना खान अभी टल गया है तो अभी हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो यही जमातें थी, उन्होंने कहा नहीं, हमें हुकूमत करनी चाहिए और इस को हमें चैलेंज समझकर कबूल करना चाहिए। जाहिर है हम इत्तेहाद का हिस्सा थे तो हमने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया। अब भी हम इलेक्शन चाहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, फेयर इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये सारी सूरत हाल इन सब के सामने है। अब इल्ज़ाम लगाते हुए, लबकुशाई करते हुए इन चीज़ों को क्यों मद्देनजर रखते हैं, नहीं रखते कि हमारे लीडरों पे हमले हो रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला पे जानलेवा हमला हुआ और बाजवड़ में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए, और इसी तरह रोजाना के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में लोग कत्ल हो रहे हैं, बदअमनी है। लोग इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, कैसे, उसके लिए अमन चाहिए होगा।
तो हम अगर अमन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इलेक्शन से फरार, भला मुल्क जलता रहे, जैसी भी सूरत हाल होगी हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं, बिल्कुल भी तैयार है, इन हालात में भी तैयार है। मौत अजीज का मालिक अल्लाह है। अच्छा। और हमने इस किस्म के हमलों को पहले भी फेस किया है। मेरे कायद पे 3 जानलेवा खुदकुश हमले हुए, घर पर हमला हुआ, अभी ताजा हमला हुआ है। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, उन इदारों को शर्म आनी चाहिए कि हम बार बार कह रहे हैं और खुद वो कह रहे हैं कि कायदे जमीयत को मौलाना साहब को थ्रेट है, तो फिर इंतजामात क्यों नहीं करते, फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? तो वैसे आरपीओ साहब का बयान जो आया है खुला है, आरपीओ साहब तो ये कहते हैं आप तो जाए इलेक्शन में, पंजाब में जाए, सिंध में जाए, आपकी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मेरे लिए रुकावट जरूर है। अब उन पे जो भी बात चल रही है, इलेक्शन की बात चल रही है, हमने कब इनकार किया? हमने कागजात जमा किए, जांच पड़ताल में हिस्सा लिया है, लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्शन का माहौल होना चाहिए, इलेक्शन पुरअमन होनी चाहिए, ताकि लोग वर्क करने के लिए भी निकले। एमएनए एमपीए के सीट पर जो भी लोग खड़े हैं वो वर्क भी करें, लोगों के पास जाएं, लोग पोलिंग तक जाएं। आपके नजदीक वो माहौल बनने में कितना वक्त लगेगा? खास तौर पे वक्त कितना लगेगा वो माहौल बनने में आपके नजदीक? नहीं, मेरे नजदीक मैं हूं कोई रियासती इदारा तो मैं नहीं हूं। ये तो रियासती इदारे बता सकेंगे कि हमें कितने दिन लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं, ये तो उनका काम है। अब मुझ पे जो हमले हो रहे हैं आए रोज, तो ये किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो ये तो एक सवाल, ये निशान है कि ताजा मौलाना साहब की काफिले पर परसों हमला हुआ है, तो ये सवाल मैं किससे पूछूं? जाहिर रियासत से मुझे पूछना पड़ेगा। गफूर साहब इस पे देखिए ना, आरपीओ साहब इस पे ये कह रहे हैं कि वो दरअसल पोस्ट पर हमला हुआ था, मौलाना के काफिले पर नहीं हुआ था। उनका बयानिया तो ये है। चलो, उसने जो बयान दिया है उसको कोई अगर तस्लीम करता है, लेकिन मौलाना साहब की गाड़ी में गोलियां लगी है, वो दिखाई दे रहे हैं सारी चीज। तो अब आप अगर कहें कि जी मौलाना साहब की गाड़ियों पे हमला नहीं हुआ, तो मौलाना साहब की गाड़ियां भी वहीं से गुजर रही थी, और अगर उन्होंने कैंप पर हमला किया है, पुलिस चौकी पर हमला किया है, तो वो गोलियां मौलाना साहब की गाड़ी को भी लगी है, बस गुजरा है ऊपर से। सही। ये सारी एक हकीकत है, इसको आप टाल तो नहीं सकते। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम पुरआज़म हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम इलेक्शन में हम दाखिल हो गए हैं। मौलाना साहब बिल्कुल, अदालत का जो इस पर रवैया है वो आपने देखा होगा। रिटर्निंग अफसर की आज बात हो रही थी कोहाट के, तो उस पर पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना था उसको मुअत्तल किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस पर कोई कयासराई ना की जाए कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। उसके बावजूद मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को इंतखाबात नहीं होंगे। किस बुनियाद पर कह रहे हैं? ये सवाल तो अगर मौलाना साहब आपसे मिले तो आप उनसे सवाल करें। मौलाना साहब ने जो आपको भी इल्म होगा ना इसका, किया है, सर्दी की बात की है कि बलूचिस्तान के अक्सर अजला जो है वो खुजदार से लेकर यूरोप तक सर्दी के लपेट में होंगे, बर्फबारी हो रही होगी, यखबस्ता हवाएं चल रही होगी। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके हैं वहां में बर्फ पड़ रही होगी। तो ये एक जवाज बन रहा था। अब कोई कहता है कि जी नहीं, देखें आइन में तो 3 महीने लिखा गया है। मैंने कहा तो आइन में 3 महीने, फिर 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन हो रहा है। जज साहब भी थोड़ा सा ऐनक उठा के देखे थोड़ा सा आइन को कि ये 3 महीने के अंदर, जब 3 महीने से बात गुजर गई है, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, तो फिर अगर गुंजाइश होती है तो बात मानी जाए। लेकिन अगर इसी उस पर इलेक्शन कमीशन जज साहिबान मुसिर है तो हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा मौलाना साहब, पीटीआई के बहुत से लोगों के लीडरशिप के कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना, इसको जेयूआई कैसे देख रही है? गलत नहीं है क्या ये? देखिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कानूनी सुकून है कागजात में तो अदालतें मौजूद है, वहां चले जाए।
अच्छा, लेकिन मौलाना साहब ने ये कहा कि अख्तर मैंगल साहब के भी रिजेक्ट हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लोगों के भी हुए हैं, अख्तर मैंगल साहब के भी हुए हैं। दोनों गलत हुआ है ना, आपके भी उनके भी, जिसके भी हुए हैं। नहीं, मकसद ये है कि कोई अगर कानूनी सुकुम है, उनके कागजात में कोई मसला है, तो उसको वो ठीक करे, कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट में बहाल हो जाएंगे। अच्छा। और अगर ताज्जुब की बुनियाद पर, इंतकाम की बुनियाद पर किसी के कागजात रिजेक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। सही। इसके अलावा मौलाना साहब ने यह भी कहा कि किसी कारकुन की अगर जान जाती है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। अब इलेक्शन कमीशन एक इंतखाबी प्रोसेस में एंगेज्ड है, अगर जानों को बचाना भी उनकी जिम्मेदारी बन गया तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे फिर? ये एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है? तो जानों को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत और स्टेट की, जो सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदारी है। सुनिए ना, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन है, सिक्योरिटी इदारे हैं, रियासत है, और अगर वो इलेक्शन कराते हैं तो फिर इसका इंतजाम भी करें। और जिन शख्सियात को थ्रेट है, अब मसलन मैं अपनी बात करता हूं, मुझे भी थ्रेट है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, कैबिनेट डिवीजन को खत लिखा, उनका जवाब आया कि जी आपको बुलेट प्रूफ जो गाड़ी जो है अलाउड नहीं है। अच्छा। अभी आप मुझे बताएं कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी 8-10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूं? और जब खरीद नहीं सकता हूं तो फिर गवर्नमेंट ने ही जवाब दिया मुझे, एक तरह से दहशतगर्दी के हवाले कर दिया कि तुसी जानो तो साडा रब जाने। तो ये कोई तरीका है? अच्छा। ये कोई मतलब जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं? तो ये जो चंद दिनों के इल्तवा की बात की जा रही है, अब देखें ना, बात ये JUI फे के लोग कर रहे हैं, तो वो चंद दिन कितने होने चाहिए ये भी उनको डिफाइन करना तो पड़ सकता है ना। ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं PTI के आप पे, कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि आप चाहते हैं इलेक्शन डिले हो जाए, बेहतर है। अल्लाह के फजल करम से हम माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं और अच्छी खासी तादाद के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। अगर 2018 के इंतखाबात जो धांधली ज़दा थे और बदतरीन धांधली हुई, हमारे लोगों को हरवाया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन यह है कि हमेशा हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, न इलेक्शन से कभी बाइकाट किया है, न अब करेंगे। इलेक्शन में हम नए अज़म के साथ, नए मंशूर के साथ इंशाअल्लाह उतरे हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होगा। अच्छा, मौलाना साहब के हवाले से हम ये सुनते आ रहे हैं PDM की हुकूमत बनने से पहले से कि शायद वो सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार भी हैं। जरदारी साहब को कुछ दिन पहले लियाकत बलोच साहब ने सदर साहब कह के पुकारा, तो उनका जवाब आगे से यह है कि मौलाना सुन ना लें, आहिस्ता बोलिए। तो आपको लगता है कि इत्तेहादी तैयार होंगे इन केस दैट दे फॉर्म अ गवर्नमेंट, कि मौलाना साहब को बताओ सदर देखें? इलेक्शन के बाद की बात है, इलेक्शन की बाद की बात है कि हम किस हुजूम के साथ आते हैं। जरदारी साहब की पार्टी का क्या हुजूम होगा, मुस्लिम लीग नून की पार्टी का क्या हुजूम होगा, उस हुजूम के साथ हम अपने दोस्तों से डिमांड भी कर सकते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है कि किसी ने कोई बुरा मनाया है? मतलब प्लान में है ये शामिल? बिल्कुल है, वजीर आजम के लिए भी है, सदर के लिए भी है। इलेक्शन हम इसलिए लड़ते हैं कि सदर बने, वजीर आजम बने, मुल्क का निजाम चलाए और इस ममलिकत को इस्लामी फलाही रियासत बनाए। 70 साल से इस मुल्क को उसके बुनियादी मकसद से, जो उसके उसूल के मकासद थे, उससे दूर रखा गया है। हम तो उसी जदोजहद में मुसलसल रहे हैं कि हमें अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम इस मुल्क को, इस रियासत को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। यहाँ अमन होगा, यहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, यहाँ पाकिस्तान की मईशत को हम दुरुस्त करेंगे। ये लूट मार और ये इस तरह की चीजें फिर नहीं चल सकेंगी। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि कुछ कुव्वतें हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं कि हमारा धंधा जरा मुतासिर हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद। कहना यही था कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल भी होना चाहिए जिसमें इंतखाबी अमल जो है वो पुरअमन तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। एक बहस पाकिस्तान में कानूनी एतबार से जारी रही और वो ये कि जो ताहयात नाअहली है, इसमें जो इससे पहले हुकूमत की तरफ से यानी कि पार्लियामान की तरफ से एक लिमिट मुतय्यन की गई, वो 5 साल के हवाले से थी। लेकिन क्या ये सवाल कि ताहयात नाअहली 5 साल तक महदूद रहेगी या फिर इसको ताहयात ही कंसीडर किया जाएगा, इस पर अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में जा चुकी है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी आज कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहलियत बयान की गई है, अगर कायदे आज़म भी इस ज़माने में होते तो शायद वो भी नाअहल हो जाते, जिससे सिग्निफाई यही किया जा रहा है गालिबन कि इस केस में जो ताहयात नाअहली की डेफिनेशन पहले एग्जिस्ट करती थी उस पर कुछ क्रिटिक का आंसर मौजूद है। साथ साथ PTI के बल्ले के निशान के हवाले से भी फैसला महफूज है और अब देखना यह कि किस तरफ ये मामलात बढ़ते हैं। हमारे साथ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आमिर साहब बताइएगा, आज जिस तरह से रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, कायदे आज़म के हवाले से भी बात हुई, आपको लगता है कि 2018 का ये जो फैसला था ताहयात नाअहली के हवाले से, इसका रिवर्सल होने जा रहा है शायद? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें खासकर वकला जो तंजीमें हैं वो शुरू से इस पॉइंट ऑफ व्यू की थी कि ये जो ताहयात नाअहली है ये एक बड़ी हार्श किस्म की सजा है कि जी अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है, अगर उसने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में, एफिडेविट में किसी घर का जिक्र नहीं किया या कुछ और नहीं किया, तो उसको उम्र भर के लिए नाअहली का सामना करना पड़ता है। जबकि इसी आइन में है कि एक शख्स अगर मिसकंडक्ट में उसको किसी जगह जेल हो जाती है, वो सजा करता है, चोरी में सजा करता है, तो वो 5 साल के बाद अहल हो जाता है। तो ये इस चीज का एक अजीब सा इम्बैलेंस था, तो इसको जरूर अदालतों ने देखना था। जब पहले देखा था 5 मेंबर बेंच ने, तो वो इस नतीजे पे आए थे कि चूंकि उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट नहीं आई थी और कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, तो उन्होंने कहा चूंकि कानून में कोई मुद्दत इसकी मुतय्यन नहीं है और आइन में भी नहीं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में ये नाअहली जो सी है परपेचुअल होगी, लाइफ टाइम होगी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें 5 साल का एक टेनोर दे दिया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में जो डिस्क्वालीफाई होगा वो 5 इयर्स की नाअहली होगी। और इस जो अमेंडमेंट है इसको किसी भी पार्टी या किसी भी शख्स ने चैलेंज भी नहीं किया कि जनाब ये जो अमेंडमेंट हुई है ये गलत है। तो मैं समझता हूं कि इन अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो टेन्योर है 5 साल का, यही फिक्स कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी ये कह चुकी है कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी करती है तो वो एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा। प्रोसीजर बिल में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। मसला पाकिस्तान में ना सोशल मीडिया के ट्रेंड्स का बन चुका है। अब हर फैसले से पहले एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, परसेप्शन बन जाती है कि जो भी फैसला आएगा कंट्रोवर्शियल ही होगा। अब अगर सोशल मीडिया पे कुछ और प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, पहले भी तनकीद थी इस फैसले पे कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, अब इलेक्शन से बिल्कुल पहले अगर 5 साल की मुद्दत को तस्लीम कर लिया जाए, तब भी जो सोशल मीडिया पे लोग बात करेंगे, एक मखसूस पार्टी के लोग करेंगे, वो ये कहेंगे कि एक शख्सियत को फायदा मिल गया। ये कंट्रोवर्सी से कैसे बचें इन तमाम केसेस में? देखिए, सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी बनेगी, क्योंकि एक तो इस केस की जो टाइमिंग्स हैं, क्योंकि 2018 में पहला फैसला आया था, देन आफ्टर 5 years ऑल ऑफ अ सडन राइट व्हेन द शेड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, तो इस केस को टेकअप हुआ है। तो एक नेचुरल सी चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो सी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ रूटीन कि जी ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा किसी एक सियासतदान को नहीं होगा, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासतदान ये नहीं सोचते कि अगर आज कोई अच्छा फैसला आ रहा है तो कल उसका फायदा उनको भी मिलेगा। लेकिन हमने माजी में देखा कि वो बस कोशिश होती है कि दूसरे को किसी तरीके से नुकसान हो, भले कल उसी तलवार से उनको भी ज़बा कर दिया जाए। तो सोशल मीडिया पे इसके होने को मैं समझता हूं 1-2 रोज की होगी, लेकिन उसका बेस्ट जो तरीकाकार है वो यही है कि अगर एक अंदाज में अगर कोई भी लीडर्स आते हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो इसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के
तनाजुर में देखा जाए और तमाम पार्टियों को यकसा अगर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का एक फील्ड दे देते हैं, एक मैदान दे दिया जाता है, फिर तो ये कंट्रोवर्सीज कम होंगी। बट ऑन द अदर हैंड जो हमने थोड़ा सा नोट किया है वो ये किया है कि आज अदालतों में सैकड़ों थोक के हिसाब से ट्रिब्यूनल्स जो बने हैं उनमें अपीलें आ रही हैं, और वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं वो मैं जाती तौर पे एज ए लॉ स्टूडेंट बहुत हमने इलेक्शन की पिटिशंस की, उनमें ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जो कि सस्टेन नहीं करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमें नजर आएगा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो मेजॉरिटी उन कैंडिडेट्स को इजाजत दे देगी। तो ये इलेक्शन का चूंकि एक पीरियड है तो पॉलिटिकली तो आपको नारेबाजियां या एजिटेशन या नैरेटिव्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स की आपने बात की, उसमें जजेस भी उनके भी तबादले हो रहे हैं और उस पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इससे एक जो है वो बायसनेस का एलिमेंट सामने आ जाता है, उस पर भी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के ये सारे फैसले, कागजातों की जो नामजदगियां हैं, उसके पेपर्स की रिजेक्शन, ये अगर जाकर कोर्ट में चैलेंज होती है तो दो आईनी इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे इस तरह। तो देखिए, आईनी अदारा इस पे मैं नहीं समझता कि खड़ा होगा, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस ट्रिब्यूनल बना है वो इसी आईनी अदारा जिस कानून के तहत बना है, इलेक्शन एक्ट उसी के तहत बना है। तो अगर आरओज ने कोई गलतियां की हैं, आरओज अक्सर गलतियां करते हैं और इलेक्शन एक्ट उसी अदारे का कानून इजाजत देता है कि आप अपील में जाएं, तो वो अपील में जाएंगे। तो अपील तो एक सब्सटेंशियल राइट है, चाहे वो अगर हम अदालतों में देखते हैं कि जी हाई कोर्ट सजा देता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इट डजंट मीन कि कोई आपस में अदालतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे कोई प्रॉब्लम होगा कि अगर ट्रिब्यूनल्स जो से हैं वो फैसले जो भी देते हैं ऑब्वियसली वो उनको मानने पड़ेंगे, और ट्रिब्यूनल का फैसला इलेक्शन एक्ट की दफा 63 के तहत एक वैलिड पीस ऑफ वो ऑर्डर होगा, जजमेंट होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, खान साहब की 8 फरवरी से पहले भी नाअहली खत्म हो सकती है, आपको लगता है? इज देयर अ वे? देखिए, उसमें उन्होंने अपील की हुई है कि जी कन्विक्शन जोन सी है उसको, जो पूरी जजमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए। अभी तक उनकी सजा तोशाखाना में सस्पेंड हुई हुई है, जो कि वो 3 साल की सजा थी, लेकिन जो उसमें एक कन्विक्शन है वो बरकरार है। अब ये अदालत ने देखना है कि जी आया वो कन्विक्शन बरकरार रखती है या अपील को डिसाइड कर देती है। बज़ाहिर लग रहा है कि शायद उनको ये रिलीफ एटलीस्ट हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कोई रिलीफ मिलता है तो एक नया एक तरीके से ये भी, क्योंकि इलेक्शन लड़ना भी एक बुनियादी हक है, तो अगर सजा उनकी सस्पेंड की हुई है और वो जज दिलावर की जो जजमेंट थी, एज ए लॉ स्टूडेंट मैं उसको समझता हूं कि वो ऐसी जजमेंट है कि जो भी कभी भी शायद वो किसी भी आला अदलिया में बरकरार ना रह सके, उसमें टेक्निकल इतने सोहम हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि लगता ये है कि ये नाअहली की मुद्दत जो है ये 5 साल ही सेटल कर दी जाएगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में और 2024 में फ़र्क ये है कि पहले भी पेपर्स रिजेक्ट हुए, लेकिन इस बार एक पार्टी के लिए मुश्किलात बाकी पार्टी से ज़्यादा हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के लापता अफराद के मामले पर सीखपा क्यों हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जबरी गुमशुदगियाँ एक मसला रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस पर बहस होती रहती है और बलूचिस्तान से जो एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ 11वें रोज़ अब वो जारी है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि अब से कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद में एक क्रैकडाउन की सूरत हाल भी सामने आ गई थी। इस पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कुछ गुफ्तगू की है। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। हमारा झगड़ा कतल लवाइकीन से नहीं है, वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं कि ना ये 1971 है ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है।
इसी हवाले से हम बात करते हैं। शरीक चेयरपर्सन HRCP मुनीज़े जहांगीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। मुनीज़े, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, वज़ीर आज़म की कल आपने गुफ्तगू सुनी होगी गालिबन, तो काफ़ी वो सीखपा दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आवाम को भी समझ नहीं आ रही मिसिंग पर्सनस के मसले की। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाली हमदर्दियाँ समेटना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि वज़ीर आज़म तक ये मसला कन्वे नहीं हुआ, या फिर उनका व्यू पॉइंट इस पे ऐसा है जो कि आवाम को भी समझ नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, किसी और को नहीं आ रहा? देखिए, जहां तक लापता अफराद का मामला है, ये तो आज से नहीं है। जब वजीर आजम सेनेटर भी नहीं थे तब भी ये मामला चला आ रहा था, और वजीर आजम उस वक्त इस पे भी बात करते थे। उनकी जो बातचीत होती थी वो बड़ी वाज़े तौर पे हमने नोटिस भी की कि वो एक सर्टन हल्का जो है उसके व्यू को रिप्रेजेंट करते थे। बहरहाल बात यह है कि लापता अफराद का जो मामला है उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि उन लोगों को अदालत में पेश किया जाए। और वहां पे जो खवातीन बैठी हुई हैं प्रेस क्लब के सामने, वो भी यही कह रही हैं कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और आप इतने श्योर हैं और आप कह रहे हैं कि वजीर आजम के लेवल पे कह रहे हैं कि जी वो दहशतगर्द हैं, अगर आपके पास इतनी स्ट्रांग एविडेंस है तो यकीनन अदालत में जब आप उस एविडेंस को प्रेजेंट करेंगे तो उनको वो सजा मिलेगी जो एक दहशतगर्द को मिलनी चाहिए। मगर शर्त यह है कि इन लोगों को अदालतों के अंदर पेश किया जाए, क्योंकि ड्यू प्रोसेस के जरिए ही आप ये साबित कर सकते हैं। मैं या वजीर आजम तो साबित नहीं कर सकते कि ये दहशतगर्द हैं या नहीं है, अदालतें ही साबित कर सकती हैं। वहीं पे एविडेंस आएगी, वहीं पे जो होगी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो जो इस अदारे का काम है उसको करने दें, आप उनको अदालतों के अंदर पेश करें। अगर वो दहशतगर्द हैं तो अदालतों के अंदर जरूर, और खास तौर पे अगर आपके पास इतनी स्ट्रांग एविडेंस है तो वो प्रूव हो जाएगा, और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो वो रिलीज हो जाएंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई जवाज ही नहीं बनता कि आप एक शख्स को गायब कर दें इस तरीके से। उनका ये भी कहना था कि ये जो लाठीचार्ज हुआ, ये अगर कुछ ऐसे वाकयात हो भी गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एग्जैजरेशन की जाती है। कहा जाता है वजीर आजम बलोचिस्तान से हैं लेकिन उसके बावजूद लाठी चार्ज करवा रहे हैं। आपको लगता है कि एम्पलीफाई किया है इस इशू को, या ये वाकई बहुत सीरियस इशू है? देखिए, वजीर आजम साहब की मैं इसलिए उनको क्रेडिट नहीं देती कि जी उन्होंने लाठीचार्ज कराई है, क्योंकि वजीर आजम का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था पाकिस्तान की आइन के मुताबिक, और वो ये था कि वो यहाँ पे इलेक्शंस कराएं, साफ और शफाफ इलेक्शंस कराएं, तो फिर घर चले जाएं। और उसी एक एजेंडे के ऊपर जो है पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत देता है केयरटेकर गवर्नमेंट को कि वो फंक्शन करे, और वही एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की अवाम की उनके साथ थी। बहरहाल जिन लोगों ने मारपीट कराई या जिन लोगों ने उनके ऊपर वाटर कैनन फेंके, तो फिर उनसे हम ये सवाल करते हैं कि जब वो ये कह देते हैं कि उन तमाम एरियाज में जहाँ पे लोग पसमंदा हैं और वो आवाज उठाते हैं और सही उठाते हैं, हमारी कश्मीरी भाइयों के लिए सही आवाज उठाते हैं, तो अगर आप किसी भी इंसान को जो अपनी एक बात पुरअमन एहतजाज के जरिए सामने रखना चाहते हैं, अगर आप उसको उसकी इजाजत नहीं देंगे तो फिर आपको जालिम स्टेट ही कहा जाएगा। मुनीज़ा, लेकिन देखिए ना, ये इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक हिपोक्रेसी है। उसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान के अंदर जिन मजदूरों को कत्ल किया जाता है उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदर एब्सर्ड जो है वो मिसालें इस्तेमाल की गई, इसराइल और फ़लस्तीन के मसले से इसको मिला दिया गया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव एम्पैथी है कुछ लोगों की। नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जहां तक आप पंजाबियों की बात कर रहे हैं तो हमने खुद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, और हम समझते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन भी सामने हम रखेंगे, और इस हवाले से जो हुकूमत के पास अदाद-ओ-शुमार है वो साफ और शफाफ तरीके से लोगों के सामने रखें। इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दे देना नहीं, ये हुकूमत को, और इतने बड़े ओहदे के पर आप बैठे हुए हैं, आपको ये नहीं देना चाहिए। आपको अदाद-ओ-शुमार के साथ सामने आगे बढ़ना चाहिए, और टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। आप डोंट कंपेयर ऑरेंजेस, आई मीन वन इज ऑरेंज एंड एप्पल, डोंट कंपेयर देम। द पॉइंट इज कि वहां पे ये जो खवातीन हैं, अगर आप इस्लामाबाद में हैं, आप जाएं, उनसे मिलें, उनमें से कई खवातीन ऐसी हैं जो अपने घर से बाहर कभी नहीं निकली,
और उनको कोई शौक नहीं है कि वो इस्लामाबाद की सर्दी के अंदर 1 जनवरी को अपने बच्चों से, अपने प्यारों से दूर, अपने घर से दूर इस्लामाबाद में इधर एक गीली जमीन के ऊपर बैठे और अपने प्यारों की यूं तस्वीर ऊपर करें और कहें कि अगर जिंदा है तो अदालत ले आओ, अगर मर गया है तो कम से कम लाश तो दे। ये तो एक फंडामेंटल राइट है, इसके पर मैं समझ भी नहीं सकती कि कौन सा ऐसा इंसान होगा कि उसके ऊपर बहस भी करे। लेकिन मुनीसा देखिए, एक और इशू जो हमेशा डिस्कस होता है वो अदालती निज़ाम के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात होती है। तो यहाँ तो वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, क्योंकि बैरून मुल्क फंडिंग से भी यहाँ पे कत्लेआम किया जाता रहा है, रॉ भी मुलव्वस है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, हम और आप भी यही कह रहे हैं, तो ठीक करना किसने है? जाहिर है उन्होंने करना है, मगर मैं एक आपकी याद दहानी कराना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम ठीक नहीं, उसके बाद इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। मिलिट्री कोर्ट्स जब इन्होंने तश्कील दिए तो इन्होंने टेररिस्ट जो ये कहते थे जेट ब्लैक टेररिस्ट, खुद कहते थे। उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जी जेट ब्लैक टेररिस्ट हमने पकड़े हैं। उन जेट ब्लैक टेररिस्ट का क्या हुआ? उनको जो इनकी पिछली हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत, और वहां पे जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने क्या उनको रिहा नहीं किया? अंडर हैंड डील्स करके बड़े पैमाने के ऊपर रिहाई नहीं की। तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स किन के लिए बनी थी? अगर जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए नहीं बनी थी फिर किन के लिए बनी थी? आज एपीएस के जो बच्चों के जो माँ बाप हैं वो किस बात पे मुजाहरा करते हैं? वो यही कहते हैं ना कि कहाँ गए हमारे बच्चों के कातिल? आपने तो उनको किसी अंडर हैंड डील के तहत उनको रिहा कर दिया। तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स किसके लिए बनाए थे? और वो जो आपने फंडामेंटल राइट्स लोगों के सस्पेंड कर दिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, और ये भी कहा कि हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, हम ये भी नहीं बताएंगे कि आपका जुर्म क्या है, मगर आपको फांसी की सजा भी दी जाएगी। कन्फेशंस के ऊपर आपने लोगों को फांसियों की सजा दी, तो उस फांसी की सजा के अंदर अवाम के जो नुमाइंदे थे या सिविलियंस जो थे वो उसकी आड़ में आए। जेट ब्लैक टेररिस्ट को तो आपने अंडर हैंड डील करके वापस कर दिया। सही। अच्छा, इसके अलावा आपने इलेक्शन के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ बात की थी, और पीटीआई के हवाले से बहुत से लोग ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कागजात रिजेक्ट किए जा रहे हैं। पीटीआई की बहुत सी टॉप टियर लीडरशिप के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अख्तर मेंगल साहब की बात करें, उनके पेपर्स भी रिजेक्ट हो गए। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कुछ लोगों के लिए वो फेवरेबल है ही नहीं, कुछ पार्टीज के लिए? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दिया गया है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी किस्म का भी डिले हो इलेक्शंस में, कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। इलेक्शंस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जितने भी मसले हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका हल मुंतखब नुमाइंदे ही ढूंढ सकते हैं, और सियासी बातचीत से ही हो सकता है। तो इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है, मगर ये हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हो इस तरीके से ना हो कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर उनके इलेक्शन पेपर्स को रिजेक्ट किया जाए, और एक सिलेक्शन पहले से ही कर ली जाए कि इलेक्शंस के अंदर किसने हिस्सा लेना है और किसने हिस्सा नहीं लेना। आपने अख्तर मेंगल साहब का जिक्र किया, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास तो पहले भी इकामा था, और पहले भी 2018 के इलेक्शन में मैं उसी इकामा के साथ ये इलेक्शन लड़ा था, तो फिर इस बार क्या नया हो गया? दूसरी तरफ से अमार अली जान का मैं आपका एग्जाम्पल आपको दूंगी, उनके भी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं बड़े फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट हुए हैं। तो फिर सवाल तो लोग करेंगे कि जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो सियासी तौर पे उनकी तर्जमानी करते हैं, उनको क्यों इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना यह था कि अनफेयर इलेक्शंस इंश्योर करेंगे इस बात को कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े, और जो आम फैसले इस मुल्क के होना बाकी हैं वो किए जाएं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में दो अहम केसेस के हवाले से हमने बात की। एक है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, क्योंकि बल्ले के जो निशान पर गुफ्तगू की जा रही है कि अगर पीटीआई को ये बल्ले का निशान नहीं मिलता आगे जाकर तो फिर क्या वोटर के लिए कन्फ्यूजन पैदा होगी, किस तरह से वो इंतखाब करेगा अपने लीडरशिप का, और हर हल्के के अंदर एक कन्फ्यूजन का माहौल होगा। तो तहरीक इंसाफ का भी जो फ्यूचर है किसी हद तक वो इससे मुंसलिक है। और इसके अलावा 62(1)(f) की अगर हम बात करें ताहयात नाअहली की, तो 5 साल जो है वो स्टैंड करते हैं, या फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात ही रहेगी।
इस पर भी एक बड़ी डिबेट है जिस पर अदालती फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है कि उस पर कल कोई समाअत की जाएगी। तो लगता यही है कि ये दो अहम केसेस बिलाखिर अदालत की दहलीज से ही तय होंगे, जो कि सियासत का जो है वो आगे का जो लाए अमल है उस पर तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ के इलेक्शन के हवाले से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस पॉइंट तक अभी तक ये बात की जा रही है कि उसको डिले होना चाहिए, क्या वो 8 तारीख को होंगे या नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का यही आर्ग्यूमेंट है कि सिर्फ पेपर्स की रिजेक्शन PTI की नहीं हो रही, अख्तर मैंगल साहब की भी हो रही है, और साथ साथ ये कि अभी इलेक्शन का जो माहौल है वो नहीं मिल रहा। तो देखना ये है कि ये बहस जो कि अब तक चली आ रही है इलेक्शन के इतने करीब पहुंचकर, ये कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और कब सर्टेनिटी यानी कि इस बात की एश्योरेंस होगी कि इंतखाबात इसी शेड्यूल के मुताबिक हो जाएंगे। आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।